हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 6। ओके, सो इससे पहले हम लोगों ने देखा था शेप सिलेक्टिविटी और जियोलाइट्स के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस का मतलब ये हुआ, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो। एंजाइम कैटालिसिस का मतलब क्या हुआ, एंजाइम्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी एक टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी एंजाइम में जनरली नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं। ओके, नाइट्रोजीनियस इस टाइप में हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रोड्यूस होते हैं लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब की वजह से मतलब ये सारे जो लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो प्रोड्यूस कराते हैं। सो दे आर एक्चुअली वो देखें अगर हम, तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिनकी मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ताकि वो कोलाइडल सोल्यूशन वाटर में फॉर्म कर सके। कौन सा सोल्यूशन? कोलोइडल। अब ये कोलोइडल सोल्यूशन क्या होता है, यानी कि जब भी दो मिक्सचर आपस में मिक्स हो जाते हैं और कोलोइड हो जाते हैं, तब ये सोल्यूशन बनता है कोलोइडल सोल्यूशन। ओके, अच्छा, तो ये वाटर के अंदर होता है। अब यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैटालिसिस है, ताकि ये कैटलाइज कर सके बहुत सारे न्यूमरस रिएक्शंस में। अलग अलग कैटालिसिस होते हैं, तो उसमें कैटलाइज भी अलग अलग होते हैं, कैटलिस्ट। तो स्पेशली क्या होता है, वो कनेक्ट होते हैं नेचुरल प्रोसेस से। मान लो अगर कोई भी, जैसे हमारा अगर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड किसी में लेना हो, तो उसमें एंजाइम भी हमें वही लेना पड़ता है, या कैटलाइज रिएक्शन को भी वहीं से कराना पड़ता है। तो इस टाइप में ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो अकर होते हैं हमारी बॉडीज़, मतलब इन द बॉडीज़ ऑफ व्हाट, एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं टू मेंटेन द लाइफ, उनके लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद उनको कौन कैटलाइज करता है? एंजाइम्स। क्लियर? तो देखो, याद रखो, और वही जो एंजाइम्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं बायोकेमिकल कैटलिस्ट, एंड द फेनोमेना इज नोन एज बायोकेमिकल कैटालिसिस। अच्छा, ये तो आप बायोलॉजी वाले जानते ही हैं कि हम भी कह सकते हैं यहाँ पे कि जो भी बहुत सारे नंबर ऑफ रिएक्शंस होते रहते हैं, जो किस में होते हैं? इन द बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। याद रखो कि बहुत सारे रिएक्शंस, न्यूमरस रिएक्शंस। ओके, न्यूमरस रिएक्शन जो होते हैं किन की बॉडी में? तो इन द बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन द बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है ना? इन लोगों की बॉडीज़ में नंबर ऑफ रिएक्शंस होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि इनका लाइफ प्रोसेस मेंटेन रह सके, टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेस। एंड उसको कौन कैटलाइज कराता है? ताकि इनका लाइफ प्रोसेस मेंटेन रह सके, लाइफ प्रोसेस मेंटेन रह सके। और उनको जो कैटलाइज कराता है वो है आपके एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स के थ्रू ही ये रिएक्शंस हो पाती हैं। ओके, अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लैक्टेज है, लैक्टोज है, मतलब अलग अलग एंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे। हम कह सकते हैं कि जो भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और दे आर नोन, उनको जो हम एक टर्म बोलते हैं जो है बायोकेमिकल कैटालिसिस। ये जो टर्म आया है वो है आपका बायोकेमिकल कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिसिस, बायोकेमिकल कैटालिसिस, और ये पूरा फेनोमेना। ओके, देखो, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, आपने देखे होंगे, जो जनरली आपको प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट में भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? क्रिस्टलाइन स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है किसकी वजह से? लिविंग सेल्स की वजह से। ओके, अगर लिविंग सेल्स प्रेजेंट नहीं होते तो एमॉर्फस तो किसी काम का ही नहीं है। क्रिस्टलाइन अगर होगा तो उसमें ज़्यादा एंजाइम्स काम कर पाएंगे, और वो भी लिविंग सेल्स में। तो ये हाउएवर एक में देखो, जैसे अगर फर्स्ट एंजाइम की बात की गई है, फर्स्ट एंजाइम सिंथेसाइज हुआ था लेबोरेटरी के अंदर इन 1969, और कुछ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, ये कन्फर्म आता है एग्जाम के अंदर। एंजाइम कौन सी ऐसी एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है, रिएक्शंस होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी एंजाइम कैटलिसिस की रिएक्शंस होती है। तो इसमें आप समझोगे कि अलग अलग एंजाइम्स किस टाइप से रिएक्ट करके काम करते हैं। ओके,
सो अभी हम एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस देखते हैं। उसमें सबसे पहला जो रिएक्शन आता है वो है आपका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। सबसे पहला जो रिएक्शन आता है वो है आप लोगों का इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर वही हमारा सुक्रोज, ठीक है। अब केन शुगर का इन्वर्जन किस टाइप से होता है वो ज़रा अगर हम देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये एक इन्वर्टेज एंजाइम होता है, जैसे कि आपने सुना होगा अलग। सो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में आप देखोगे कि जो इन्वर्टेज एंजाइम कन्वर्ट करता है, याद रखो इसके अंदर एंजाइम्स के नाम आपको कंपलसरी लर्न रखने पड़ेंगे। तो देखो इन्वर्टेज, ठीक है। इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है वो किसको कन्वर्ट करता है? इन्वर्टेज एंजाइम कन्वर्ट करता है केन शुगर को ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज के अंदर। ओके, सो चलिए हम देखते हैं केन शुगर का रिएक्शन। C12H22O11 ये होता है हमारा, है ना, ये हमारा केन शुगर हो गया, ये हमारा केन शुगर हो गया। अब इसको अगर मैं एक्वस मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कराती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज हमारा क्या है? एंजाइम है। ओके, इन्वर्टेज में तो हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल जाता है। तो देखो C6H12O6 प्लस C6H12O6 यानी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ओके, सो ये दोनों का क्या होता है? सेम फॉर्मूला होता है। दूसरा जो आता है जो हमारे सेकंड जो इसकी रिएक्शन है, ये पांचों एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन हो जानी चाहिए। तो याद रखो जब भी हमें केन शुगर को ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना होता है तो हमें इन्वर्टेज एंजाइम लेना होता है, इन्वर्ट करना। क्लियर? अब उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल एल्कोहल। हम क्या करेंगे? देखो ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज इनटू इथाइल एल्कोहल। क्लियर? ओके, ये ध्यान रखो। अब ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्जन होगा, आया समझ में? सो सबसे पहले इसमें कौन सा एंजाइम होगा? जाइमेज एंजाइम। इसमें जाइमेज, याद रखो जाइमेज, ये जाइमेज एंजाइम जो होगा वो आपका कन्वर्ट कराएगा ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो याद रखो जाइमेज एंजाइम, क्लियर, वही कन्वर्ट कराएगा। तो चलो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। हमने ग्लूकोज देखा तो C6H12O6 ये हमारा क्या प्रेजेंट हुआ? ग्लूकोज। क्लियर? कौन सा एंजाइम की बात कर रहे थे हम लोग? जाइमेज एंजाइम की। वो लिख दिया। इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम हम लोग को क्या मिला? C2H5OH, यानी कि ये हमें इथाइल अल्कोहल मिल गया। इथाइल अल्कोहल यहाँ पे प्रेजेंट हुआ। इथाइल अल्कोहल प्लस 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा यहाँ पे क्लियरली प्रेजेंट हो चुका है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? ये जो है यहाँ पे हमें मिल रहा है इथाइल अल्कोहल OH। ओके, सो देखो यहाँ पे ये हमारा C2H5 इसको आप कन्वर्ट कर देना C2H5OH प्लस 2 टाइम्स CO2, यानी कि कार्बन भी 6 उसी टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, यानी टोटल कितना हो गया? कार्बन जो हो गया वो 6, इस टाइप से बैलेंस करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज है, फिर ग्लूकोज से आपका जाइमेज आपका एंजाइम है वो किसको कन्वर्ट करेगा? इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। 2 टाइम्स C2H5OH प्लस 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? थर्ड वाला जो आता है वो आपका आता है दैट इज़ दी कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू मैल्टोज। स्टार्च को हम मैल्टोज में कन्वर्ट करेंगे। स्टार्च को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मैल्टोज में। ये सारे फॉर्मूलेज हैं, तो जैसे स्टार्च है, सुक्रोज है, मैल्टोज है, ये सारा आपका बायोकेमिकल कैटालिसिस एंजाइम के प्रेजेंस में आता है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्च से मैल्टोज की बात कर रहे थे। तो स्टार्च से मैल्टोज किस टाइप से होता है वो देखेंगे। तो इसमें आपको एक रिएक्शन दे के रखिए। स्टार्च यानी कि आपका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा स्टार्च में, दैट इज़ 2 टाइम्स, आप बैलेंस करके लिखो तो भी चलेगा, C6H10O5 होल रेज टू N, C6H10O5 होल रेज टू N। ओके, और उसके बाद जो आएगा N टाइम्स वाटर। इसमें आप क्या करोगे? N टाइम्स वाटर ऐड कर दोगे, यानी ये भी N टाइम्स प्रेजेंट है और ये भी N टाइम्स प्रेजेंट है। आप ले सकते हो कोई भी। तो स्टार्च से मेल्टोज बनाने में ये सब आपको रिएक्शन लर्न रखनी पड़ेगी। तो इसमें जो आपका एंजाइम प्रेजेंट होगा उसका नाम याद रख लेना, डायजेटेज। क्या है? डायजेटेज। क्लियर? ये आपका एंजाइम है DIASTASE। क्लियर? तो ये डायजेटेज आपका एंजाइम है, वो कन्वर्ट करेगा आपका N, ये देखो N टाइम पहले आगे आ जाएगा, C12H22O11,
C12H22O11, दैट इज़ योर मेल्टोज। क्लियर? और ये आपका जो था वो क्या था, स्टार्च। आया समझ में? तो इस टाइप में रिएक्शन होती है, वो ध्यान रखना। एन टाइम वाटर डायएजेटाइज इसको कन्वर्जन करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या है हमारा, कन्वर्जन ऑफ मेल्टोज इनटू ग्लूकोज। कैसे मेल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो चलिए देखते हैं। मेल्टोज से ग्लूकोज, मेल्टोज इनटू ग्लूकोज, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखो, मेल्टोज वाला फॉर्मूला जो होगा उसमें हमारा वही, लेकिन इसमें आप देखो हर एक में एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन है, तो हर एक में आपका एंजाइम चेंज हो जाएगा। ओके, सो मेल्टोज यहाँ पे क्या है हमारे पास, C12H22O11। क्लियर? ये आपका मेल्टोज हो गया। क्लियर? ये मेल्टोज, अब उसको भी वाटर के साथ ही, सारे वाटर के साथ ही होंगे। अब इसमें जो एंजाइम सब में चेंज हो जाएगा, दैट इज़ मेल्टेज। ओके, ये रिएक्शन में मेल्टेज एंजाइम 2 टाइम्स C6H12O6, यानी ये ग्लूकोज बन गया। ओके, सो आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ एंजाइम चेंज हो रहा है बस, और रिएक्शन मेल्टोज से ग्लूकोज में। ओके, इसके बाद जो आता है वो डीकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके बाद जो डीकम्पोजिशन होता है वो भी ध्यान रखो, किसका होता है, यूरिया का। तो इसमें देखो यूरिया का फॉर्मूला ध्यान रखो, NH2CO NH2 प्लस वाटर, यानी कि ये आपका क्या है, यूरिया है, NH2CO NH2। इसका डीकम्पोजिशन हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है यूरिया का किसमें, अमोनिया में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आपका जो एंजाइम इसमें प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, वो आपका जो होगा वो यूरेज, नाम याद रखो, यूरेज। ठीक है, वही डिकम्पोज और कैटलाइज कराएगा रिएक्शन को। तो इसमें ध्यान रखो, ये आपका कौन सा है, 5th पॉइंट है, तो ये ध्यान रखो यूरेज। ओके, ये एंजाइम है, ये रिएक्शन कराएगा, तब जाके हमें 2NH3 प्लस CO2 मिल जाएगा। ये NH, ये आप करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बैलेंस करके देख लेना, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी आपको 2 नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे। हाइड्रोजन कितना है, 4, 5, 6, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपको 6 मिलेंगे। तो आपको पता चल जाएगा आपके प्रोडक्ट में क्या आ रहा है। क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोल रहा है स्टमक के अंदर, जो हमारे स्टमक जो होते हैं ना, उसके अंदर पेप्सिन होता है। पेप्सिन टाइप, ये 1 मार्क में भी आ सकता है। स्टमक के अंदर जो है वो हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन। याद रखो, पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कन्वर्ट करता है, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। प्रोटीन इनटू अलग अलग पेप्टाइड्स बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कराता है। और इंटेस्टाइन के अंदर, वाइल इन इंटेस्टाइन में, हाँ ये तो आप जानते हो, प्रोटीन से पेप्टाइड अलग अलग बनते हैं। किस एंजाइम के थ्रू, पेप्सिन, यानी हम जानते भी वैसे भी स्टमक हमारा हाईली एसिडिक होता है। क्लियर? तो उसमें भी पेप्सिन एंजाइम काम करता है, ताकि जो हम प्रोटीन होती है उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करके एंड देन फिर एनर्जी हमारी बॉडी में यूज़ हो जाती है। सो ये ध्यान रखो, प्रोटीन से पेप्टाइड है। और इसके बाद जो आता है, वाइल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूँ, हमारे जो 2 इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर इंटेस्टाइन की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन, याद रखो नाम, बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं, पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन। ये जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। किस में कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। ओके, अमीनो एसिड मतलब सारे NH2 पूरी चेन बनती है। ठीक है, अमीनो एसिड्स की अलग अलग। सो ध्यान रखो, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है बाय हाइड्रोलिसिस। जब भी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तभी ये हो पाएगा पॉसिबल। आया समझ में? तो ये था आप लोगों का 6 पॉइंट। सो ये आपको लर्न रख लेना है, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। ओके, इसके बाद अगर हम देखें, जो हमारा नेक्स्ट था कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि दूध से दही बनना। इसके बाद है ना मिल्क इनटू कर्ड आएगा, मिल्क इनटू कर्ड। दूध से दही बनने में कौन सा एंजाइम क्या यूज़ होता है? सो देखो, इट इज़ एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। जब भी दूध से दही बनता है, किस टाइप का रिएक्शन है ये? एंजाइमेटिक रिएक्शन है। क्लियर? ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है जो कि लैक्टोबैसिली एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है कर्ड में। ध्यान रखो, LACTO, लैक्टोबैसिली एंजाइम। ओके, इसमें लैक्टोबैसिली एंजाइम प्रेजेंट होता है किसमें? कर्ड में। आया समझ में? क्लियर? ये एंजाइम ही तो हेल्प कराते हैं कन्वर्जन के लिए।
अगर एंजाइम नहीं होते तो कन्वर्ट नहीं हो पाता। सो ध्यान रखो, मिल्क से कर्ड में एंजाइम पूछे तो लैक्टोबैसिली एंजाइम आएगा। आया समझ में, मिल्क इनटू कर्ड। अभी आपको कुछ टेबल दे के रखा है 5.2 में, वो ज़रा आपको समझना पड़ेगा कि कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस कैसे होती है। क्लियर? अभी देखो हमारा जो एंजाइम है इसमें पहले वाले में देखोगे टेबल 5.2 में आप देखना क्या है इसमें, एंजाइम जो है अपना इन्वर्टेज है। इन्वर्टेज जो है वो क्या, अपना जो सोर्स है वो यीस्ट है। यीस्ट से क्या सुक्रोज, एंजाइमेटिक रिएक्शन है आपको अलग अलग दे के रखा है, वो आपको टेबल पूरा अच्छे से लर्न कर लेना है। अगर इन्वर्टेज एंजाइम आता है तो उसमें आपका सोर्स यीस्ट होगा और एंजाइमेटिक रिएक्शन सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रुक्टोज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर आपका एंजाइम जाइमेज है तो यीस्ट आपका सोर्स होगा और यीस्ट से ही आप जान सकते हो, यीस्ट है ना, यीस्ट आपका सोर्स बनता है। और मेल्ट है, यीस्ट है, सोयाबीन है, ये सारे आपके सोर्स में ही आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कॉमन है। यीस्ट है, मेल्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग रिएक्शन को कैटेलाइज कराता है, ये सोर्स हुए अपने। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से इथिलीन ग्लाइकोल आएगा, इथाइल ग्लाइकोल। डायजेटेज से माल्ट, माल्ट से स्टार्च ग्लूकोज। मेल्टेज यीस्ट, मेल्टोज ग्लूकोज। यूरेज सोयाबीन, सोयाबीन से यूरिया, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पेप्सिन स्टमक में बेसिकली तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स। क्लियर? तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, टेबल 5.2 में दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है वो टेबल। ओके, सो ये आपको अच्छे से देख लेना है। सो इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कुछ एंजाइम कैटालिसिस की, वो ज़रा हम लोग देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। ओके, सो ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजाइम को कैटलाइज कराने के लिए, है ना। तो सबसे पहला जो है देखो, एंजाइम कैटालिसिस एक यूनिक है, अलग ही टाइप का, उसकी एफिशिएंसी अलग होती है, उसकी डिग्री अलग होती है, उसकी स्पेसिफिसिटी अलग होती है। मतलब कि रिएक्शन की अलग अलग स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं। उसमें क्या होता है कि मान लो ये एंजाइम यही रिएक्शन करा पाएगा, मतलब कि मान लो लैक्टोबैसिली एंजाइम है तो मिल्क टू कर्ड ही करा पाएगा, ऐसा। तो स्पेसिफिक है एक टाइप का, हम कह सकते हैं हर एक के लिए। तो देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है एंजाइम कैटालिसिस में, वो आता है आप लोगों का, दैट इज़ मोस्ट हाईली एफिशिएंट। याद रखो, मोस्ट हाईली एफिशिएंट। ओके, यानी कि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स कराते हैं तो उसमें हाईली एफिशिएंट होना चाहिए। मतलब अगर 1 मॉलिक्यूल अगर मैं एंजाइम का लेती हूँ, वो ट्रांसफ़र कराएगा 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स में पर रिएक्टेंट का पर मिनट। तो ज़रा समझना इसमें, यानी कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। कहने का मतलब है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम में ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल। समझो, एक मॉलिक्यूल अगर एंजाइम का एक भी मॉलिक्यूल होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, एक मॉलिक्यूल अगर एंजाइम का प्रेजेंट होता है तो वो किस में कन्वर्ट कराता है, ट्रांसफॉर्म कराता है। किस में? ट्रांसफॉर्म कराता है, किस में? इनटू 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स, 1 मिलियंस, यानी कि सोचो एक मॉलिक्यूल से मिलियन बन रहा है, 1 मिलियन मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म करा जाएगा। ठीक है, किसका? ऑफ द रिएक्टेंट, हाँ नहीं, हमारे जो रिएक्टेंट होगा वो भी समझो पर मिनट में एक मॉलिक्यूल कितने 1 मिलियन मॉलिक्यूल बना सकता है, पर मिनट की बात हो रही। तो कितना ज़्यादा ये हाईली एफिशिएंट है वो समझो। सेकेंड जो आता है वो हमारा है, दैट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक भी है। स्पेसिफिक मतलब अलग है, यूनिक है। हर एक रिएक्शन के लिए हर एक एंजाइम कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। जैसे कि ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ गिवन रिएक्शन। मैंने अभी आपको बताया, कोई भी रिएक्शन कराओ तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, अलग है, स्पेसिफिक है। दैट इज़, अगर मैं बात करूँ, अगर एक वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन 1 रिएक्शन,
एक कैटलिस्ट अगर एक कैटलिस्ट की बात करो तो एक कैटलिस्ट एक से ज़्यादा रिएक्शन नहीं करा सकता, इट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन। क्लियर? तो जैसे एग्जांपल लूँ, यहाँ पे दिया है कि द एंजाइम यूरेज कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया ओनली। यूरेज किसको कैटलाइज करा सकता है? यूरिया को ही। एंजाइम यूरेज की बात करो तो वो हाइड्रोलिसिस करा सकता है यूरिया का। इट डज नॉट कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी अदर अमाइड। यूरिया को कैटलाइज करा सकता है, हाइड्रोलाइज करा सकता है कौन सा एंजाइम? यूरेज। तो यानी इट डज नॉट कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी अदर अमाइड। कोई दूसरा अमाइड, यानी अमाइड का मतलब होता है आप NH2 ग्रुप, ठीक है, अमाइड ले CONH2 ग्रुप, CONH2 ग्रुप, यानी अगर आप अमाइड लेकर आते हो तो कोई दूसरा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को कैटलाइज नहीं करा पाएगा। स्पेसिफिक यूरेज ही एंजाइम है जो आपको क्या करा पाएगा? हाइड्रोलिसिस यूरिया का ही करा पाएगा। जैसे स्टमक में पेप्सिन होता है, कर्ड में लैक्टोबैसिली होता है, सो स्पेसिफिक एक टाइप का एंजाइम कहलाएगा। सो अभी हम कैटलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी 2 ही पॉइंट तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं आगे आपका ले लूँगी। सो कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लेना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।